हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की जो हमारी मैराथन सीरीज, जिसमें हम कई सारे लेक्चर्स के अंदर, कई सारे वीडियोस के अंदर इस सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वो है लेक्चर नंबर 5, यानी कि जो आपकी मैराथन सीरीज है उसमें इससे पहले बच्चों हम लोगों ने 4 लेक्चर को क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है, पढ़ लिया है और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी जल्दी लेक्चर लाइए। बच्चों, आप लोगों की भी मुझे इतनी ही टेंशन है जितनी आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन की है, लेकिन बच्चों किसी कारणवश डेली वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने आपके साथ वीडियो ला रहा हूँ। यानी कि अगर आज वीडियो आ रहा है तो कल नहीं आएगा, यानी कि तीसरे दिन आपका वीडियो आ जा रहा है। समझ रहे हो ना? यानी कि एक दिन का मात्र बीच में गैप हो रहा है। इसी तरीके से 10 से 12 क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसमें आपने कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए। तो बच्चों, पीडीएफ लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस पीडीएफ के कुछ पेजेस आपको डेली वहाँ पर दिए जा रहे हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर इसमें से जो क्वेश्चन हैं वो क्या हमारे पीवाईक्यू, जो हमारी पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू जो हैं आपके, इसमें आप बोर्ड का पेपर उठा लेना। ठीक है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उसमें आप मैच कर लेना कि आपको मिलते हैं पीवाईक्यू या नहीं मिलते। नहीं मिलते तो कमेंट कर देना। 100% बच्चों चांस है कि आपको हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जितना पढ़ा चुका इतना तो आपको फंसेगा। आगे आप रेगुलर क्लासेस कीजिए। पूरी जब सीरीज जब तक समाप्त होगी इसका रिवीजन कराएंगे एक बार, और हम इस सीरीज को अल्टरनेटिव तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में हम इसको पढ़ा देंगे ताकि आपको इसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इस सीरीज को करने के बाद आपको बायोलॉजी में टेंशन नहीं लेनी, और आप चाहें तो किसी भी पेपर से इसको मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ से जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे वहां पर आपको मिलेंगे। देखो, सबसे पहले बढ़ानता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए बढ़ानता होता क्या है। जब आपको पता होगा कि बढ़ानता क्या होता है तब आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज पता ही नहीं होगी कि बढ़ानता होता क्या है तो आप इस पर क्या लिखोगे। देखो, बढ़ानता का पता सबसे पहले डॉक्टर हार्नर ने लगाया था। ये चीज़ आप याद रखना। बढ़ानता की खोज किसने की थी, या सबसे पहले इसका पता जो लगाया था वो डॉक्टर हार्नर थे। ये नाम आपको जो है जबान पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि बढ़ानता की खोज किसने की थी, तो आपको वहाँ पर डॉक्टर हार्नर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गई आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर बच्चों बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती है, तो आप लिखाएंगे बढ़ानता। और अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए किन व्यक्तियों को ट्रेन का ड्राइवर या पायलट नहीं बनाया जा सकता है, तो आप लिखेंगे कि बढ़ानता रोग से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसको वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसको लाल और हरे का पूरा काम ही वहाँ पर होता है। ठीक है, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, इसे प्रोटोन दोष भी कहते हैं, या फिर यह एक एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये चीज देखिए, यहाँ से आप इस बात पर जल्दी से गौर करिए। यह एक एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। याद रखना, कैसा है? अप्रभावी नहीं, अप्रभावी रोग है। प्रभावी तभी होगा जब इसके पूर्ण रूप से जीन प्रेजेंट होंगे। जैसे बच्चों कुछ नोट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। क्या है कि अगर बच्चों सिकल्स एनीमिया इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि देखिए जो बढ़ानता होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सॉरी सिकल्स एनीमिया नहीं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है, अगर बच्चों एक एक्स क्रोमोसोम पर है और एक पर नहीं है, यानी कि फीमेल की अगर बात करें तो अगर उसमें एक जो क्रोमोसोम है जिस पर सी है, यानी कि जिसपे कलर ब्लाइंडनेस है, और एक सी उस पर नहीं है, तो ऐसे स्त्री को क्या कहेंगे, वो वाहक है। यानी कि उसको पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन उसके अंदर ये रोग जो है प्रेजेंट है, वो इस रोग की वाहक है। ठीक है, अगर बच्चों उस पर दोनों तरफ होगा, दोनों क्रोमोसोम पर ये होगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को या इस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन बच्चों आपको पता है
कि मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है। तो याद रखना कि जब मेल के अंदर क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम एक है, तो एक पर अगर है तो वो डायरेक्टली बढ़ंद होगा, अगर किसी पे कुछ भी नहीं तो वो सामान्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसमें कलर ब्लाइंडनेस यानी कि बढ़ंदता सब नहीं कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ंदता का वाहक नहीं हो सकता। हाँ बच्चों देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ंदता का वाहक नहीं हो सकता, ऑप्शन हो जाए फीमेल, ऑप्शन हो जाए मेल, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है कौन सा लगाना है, मेल लगाना, कि मेल कभी भी वाहक नहीं हो सकता है, डायरेक्ट अगर वो होता है तो सिर्फ बढ़ंद होगा। ये चीज़ आप याद रख लेना। और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चीज़ को भी समझ लीजिए। बढ़ंद पुरुष और सामान्य स्त्री में बढ़ंदता की वंशागत का रेखीय चित्र, यानी कि सामान्य पुरुष है, सामान्य स्त्री, स्त्री कैसी है, नॉर्मल, और बढ़ंद पुरुष है, बढ़ंद पुरुष है, सामान्य स्त्री है। तो अगर हम कहें कि इनमें अगर वंशागत का रेखीय चित्र जो होगा, यानी कि इनके अगर जो पुत्र पुत्री होंगे, ठीक है, तो उनमें इसमें बढ़ंदता का क्या फर्क पड़ेगा। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया पुरुष डायरेक्ट अगर बढ़ान दे तो उसके पास एक्स क्रोमोजोम एक होता है तो उस पर होगी, सामान्य मादा है तो उसमें किसी पर नहीं है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसके हमने युग्मक बना ली, जो कि मेंडल वाले चैप्टर से मैं आपको अच्छे से पढ़ाता आ रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रॉस हुआ है और आप इस क्रॉस को चेकर बोर्ड के माध्यम से भी करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अब देखिए, इस एक्स क्रोमोजोम पर क्या है, ठीक है, इसने इस नॉर्मल के साथ क्रोमोजोम पर संपर्क यानी क्रॉस हुआ इसके साथ में इसका, तो क्या होगा, एक्स पर एक पर आ गया, इस पर था और इसको मैंने ऐसे उतार लिया। ठीक है, इसी तरीके से सभी में किया गया है। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, यानी कि जो एक्स एक्स है उनमें तो एक एक्स पर है, लेकिन जो एक्स वाई है उनमें किसी पर नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अगर इसकी फीमेल है और उसका जो पुरुष बढ़ांद है, अगर पुरुष बढ़ांद है, मेल बढ़ांद है, और अगर स्त्री नॉर्मल है, तो उसमें क्या होगी, उसकी जो स्त्री यानी कि जो पुत्री होंगी, जो उसके फीमेल्स उसके बेबी होंगे, उनमें क्या होगी, वो तो बढ़ंदता के वाहक होंगे, उसके जो भी पुत्र होंगे या फिर जो मेल बेबी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये चीज़ आप याद रख लेना। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और भी देख लेते हैं जिससे आपको इसका और क्लियरेंस मिल सके। देखिए बच्चों, अगला जो है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सामान्य पुरुष, अब की बार क्या है, सामान्य पुरुष और बढ़ांद स्थिति जो बढ़ांद स्त्री है, इसमें बढ़ांदता का वंशागत का जो रेखीय चित्र है वो कैसा होगा। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी करी गई। मैं चाहता तो मैं इस चीज़ को लिखकर आपको समझाता, बताता, तो आपको पता है कि जो भी मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको देखने के लिए आपके पास डाटा चाहिए रहता है, तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो इसीलिए मैंने इसको बना कर लाया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया उससे मैं आपको डायरेक्टली बनाकर बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ से बनाने से हमारा टाइम वेस्ट हुआ, आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सामान्य पुरुष है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, सामान्य स्त्री है तो ऐसे लिख लिया। अब आप कहोगे सर ये आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो मैंने बच्चों अभी आपको जब बढ़ंता पढ़ाया था तो नोट पॉइंट डलवाए थे, यहाँ से आप पता कर सकते हो। वाहक स्त्री के लिए ऐसा सिंबल रहेगा, बढ़ांद स्त्री के लिए ऐसा रहेगा, बढ़ांद पुरुष के लिए ऐसा रहेगा, सामान्य पुरुष के लिए ऐसा रहेगा, याद रख लेना। यहाँ पर आप चाहे सामान्य स्त्री का जोड़ सकते हैं, जिसका क्या रहेगा, एक्स एक्स रहेगा, एक ऐसी रहेगी सामान्य स्त्री रहेगी। इसको आप चाहें एक बार और ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं है। ठीक है, और कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष का मतलब इस तरीके का रहेगा, बढ़ांद स्त्री का मतलब इस तरीके का रहेगा। तो इनमें हमें क्रॉस कराना रहेगा। तो जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे और जब हमारा एक रिजल्ट निकल कर आएगा तो हम देखेंगे इसमें जब इसके साथ होगा, क्योंकि माता जो है बढ़ांद है, तो क्या पता चलेगा, हमें एक चीज़ पता चलती है, अगर माता बढ़ांदता से ग्रसित है तो इसमें जो भी पुत्र इसके होंगे तो वो पूर्ण रूप से ग्रसित ही होंगे, क्योंकि पुत्र कभी भी वाहक नहीं हो सकते हैं। और इसमें जो इसकी पुत्री होंगी या स्त्री जो भी फीमेल बेबी होगा वो क्या होगा, इसका वाहक होगा, याद रख लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बढ़ांद पुरुष, अब क्या हुआ, बढ़ांद पुरुष और बढ़ांद स्त्री की संतानों विवत्सागत का रेखीय चित्र, यानी कि अब की बार दोनों बढ़ांद है, पुरुष भी है और फीमेल भी है। ठीक है, तो देखिए इनमें आप जब क्रॉस कराएंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए आप बना लेंगे जैसे बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो आपकी फीमेल बेबी होगी ये भी पूर्ण रूप से ग्रसित होगी, और मेल बेबी जो होगा वो भी पूर्ण रूप से ग्रसित होगा, यानी कि अगर पुत्र होते हैं तो वो भी ग्रसित होंगे, और अगर वो पुत्री होती हैं तो वो भी पूर्ण रूप से ग्रसित होंगी। कब, किस कंडीशन में, अगर फीमेल जो है वो भी बढ़ांद है और पुरुष जो है वो भी बढ़ांद है। अगर बच्चों सिर्फ पुरुष सामान्य है और जो फीमेल बढ़ांद है, तब हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है,
पुरुष अगर फीमेल बढ़ान दे, पुरुष सामान्य, ठीक है, यानी कि पुरुष जो है वो नॉर्मल है लेकिन फीमेल जो है वो बढ़ान दे, तो क्या होगा, उसके जो पुत्र होंगे वो पूर्ण रूप से बढ़ान होंगे, जैसा कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। और इसकी जो पुत्री होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी। अब बच्चों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो उसके लिए क्वेश्चन है, वाहक महिला तथा बढ़ांत पुरुष की संतानों में पुरुष में वंशागत का रेखीय चित्र, तो कोई टेंशन नहीं, आप चाहे पुरुष में, पुरुष का मतलब हो जाएगा पुत्र, तो आप पुत्र ना निकाल के आप लिखेंगे डायरेक्ट संतानों में वंशागत का रेखीय चित्र, यानी कि वाहक महिला। अब वाहक महिला के लिए आपको कौन सा लिखना है, देखिए वाहक महिला के लिए एक्स वाई वाला लिख लेना है, और बढ़ांत पुरुष के बारे में के लिए आपको एक्स पे इस पे लगाकर एक्स को लिख लेना। आप इसका जो रिजल्ट आता है आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसको जरूर टाइप करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक नॉलेज गेन होगा और मुझे भी ये पता चलेगा कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी। अब बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में, यानी कि हीमोफीलिया पर टिप्पणी कीजिए या हीमोफीलिया पर आप परिभाषा लिखिए। इसके बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जब भी बायोलॉजी के पेपर में इस चीज़ें पूछी जाती हैं तो 2 से 3 नंबर में जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बढ़ांता हीमोफीलिया दोनों पूछ लेते हैं सीधे सीधे 5 नंबर में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फोकस करके अच्छे से समझ के रखेंगे। देखिए, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं या फिर रोल डिसीज कहते हैं। अब बच्चों इसके जो नाम है इनको आपको मोस्टली याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और आप सोच रहे होंगे सर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई अलग से सिलेबस तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेबस तो यही है और इन्हीं सिलेबस से वो टॉपिक पिक करते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आएंगे, यहीं से आएंगे, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे, जो आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे वहीं से आपके बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया को किस रोग से नाम से, किस अन्य रोग के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको ब्लीडर रोग भी ऑप्शन दे सकते हैं, रोल डिसीज भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर बन सकते हैं। उसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी, इसे ब्लीडर रोग कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ब्लीडर का मतलब होता है ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, ब्लीडर अगर आप सेंस लगाएंगे कॉमन सेंस तो आप आसानी से इसके बारे में समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, समझिए, कि किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं जमता है, चोट लगने पर उनमें ब्लीडिंग होती रहती है या ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो आप याद होना चाहिए, आप वहाँ पर ऑप्शन जो लगाएंगे वो लगाएंगे हीमोफीलिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जिस तरीके से हमने बढ़ंता में कुछ चीज़ों की बात की उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वहाँ पर हमने उसके ऊपर सी लगाया था, यहाँ पर इसके ऊपर हमें एच लगाना है। पुत्री वाहक होगी, यानी कि स्त्री वाहक हो सकती है। जो आपकी फीमेल है वो हीमोफिलिक यानी कि पूर्ण रूप से ग्रसित भी हो सकती हैं, जिस तरीके से बढ़ांत है। पुरुष डायरेक्टली हीमोफिलिक से ग्रसित ही होगा और ये सामान्य होगा या फिर वाहक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे ऑप्शन में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए कि बढ़ांत जो हीमोफीलिया में है कौन वाहक नहीं हो सकता, मेल या फीमेल दोनों या फिर नन यानी कि कोई नहीं, तो आप वहाँ पर लगाएंगे मेल। तो जैसे हमने बात की थी बढ़ंता के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हम बात कर लेते हैं इसमें हीमोफीलिया पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष में हीमोफीलिया का संतानों में रेखीय चित्र, यानी कि बच्चों आपकी स्त्री जो है वो वाहक है, पुरुष जो है नॉर्मल है, तो हीमोफीलिया का संतानों में रेखीय चित्र बताइए। तो बच्चों एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे, जो भी आपका रिजल्ट बनकर आएगा, अगर सेम कंडीशन आपको बढ़ंता की आती है तो परसेंटेज नंबर ऑफ रेशियो जो है वो सेम आने वाला है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब बच्चों वाहक स्त्री का मतलब एक पर एक्स पर एच रहेगा, एक पर नहीं रहेगा। सामान्य पुरुष मतलब नॉर्मल हो जाएगा। अब बच्चों जब हमने वहाँ पर भी देखा था तो वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो पुत्री होंगी वो तो ग्रसित हो रही थी, यानी वाहक हो रही थी, लेकिन पुत्र नॉर्मल हो रहे थे। जब हमने हीमोफीलिया के बारे में बढ़ंता के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो बढ़ंत इस वाहक स्त्री वाले था। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको याद रख लेना है। देखिए पुत्र जो है, एक मिनट, यहाँ पर पुत्र ग्रसित हो रहा है, सामान्य पुत्री, हाँ
एक मिनट, नो एच, एक एच पे है तो इसके साथ एक्स वाई, हाँ एक पुत्र जो है बच्चों वो यहाँ पर ग्रसित हो रहा है, ठीक है, जो वाहक का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर क्या होगा, एक पुत्र जो है वो ग्रसित होगा। पुत्र आपका ग्रसित भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और फीमेल जो है वो आपकी सामान्य भी हो सकती है और वाहक भी हो सकती है। एक कंडीशन तब लागू होगी जब वाहक स्त्री रहेगी, ठीक है। अगर नॉर्मल स्त्री रहेगी तो रिजल्ट हमारा कुछ और होगा। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगा। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला बच्चों है जिसमें बात की जा रही है कि हीमोफिलिक स्त्री और सामान्य पुरुष की संतानों में हीमोफीलिया का वंशागत का रेखीय चित्र, यानी कि फीमेल जो है वो पूर्ण रूप से ग्रसित है और पुरुष जो है वो है नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए पुरुष स्त्री बढ़ान दे तो उसके लिए मैंने बताया दोनों क्रोमोजोम जो एक्स क्रोमोजोम है उन पर ऐसे रहेगा, और पुरुष नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा। जब आप इसमें क्रॉस कराओगे, या फिर अब मैं फिर बता रहा हूँ, आप चाहें यहाँ पर चेकर बोर्ड के माध्यम से भी इसका रेशो जो है रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो पुत्री होंगी वो तो आपकी वाहक रहेंगी, पुत्री कैसी रहेंगी, वाहक, लेकिन आपके जो पुत्र रहेंगे वो पूर्ण रूप से ग्रसित रहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हीमोफिलिक स्त्री है और नॉर्मल पुरुष है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तरीके से 50-50 का रेशो आ रहा है, 50% और 50%, यानी कि 50% पुरुष जो रहेंगे वो तो पूर्ण रूप से क्या रहेंगे, ग्रसित, और जो फीमेल रहेंगी वो आपकी रहेंगी क्या, वाहक, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहीं पर बढ़ानता का इसी तरीके से जो रेशियो है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था कि बढ़ांद पुरुष, सामान्य पुरुष और बढ़ांद स्त्री। यहाँ पर भी देखिए ग्रसित पुत्र ग्रसित थे और पुत्री जो थी वाहक थी, ये चीज़ आया था, यहाँ पर रेशियो आया था। तो वही रेशियो सेम भी यहाँ पर भी रहने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ लेना है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो मैंने बढ़ानता में भी आपको एक HW यानी कि होमवर्क में दिया था, और यहाँ पर भी मैं देना जरूरी समझ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हीमोफिलिक स्त्री या महिला आप कह सकते हैं तथा हीमोफिलिक पुरुष में संतानों में हीमोफिलिक की रेखीय वंशागत आपको बताना है, वंशागत का रेखीय चित्र याद रख लेना है। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो सभी पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे, इतने से आप बेचिंत रहिए। आपका रिजल्ट आएगा, आपको बता दिया मैंने, पूर्ण रूप से दोनों ग्रसित रहेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो बढ़ानता मैंने जो है इस तरीके का केस आपको पढ़ा के रखा है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हीमोफिलिक के जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है उस पर। बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, ठीक है। देखिए एल्बिनिज्म क्या होता है, रंजकहीनता पर टिप्पणी कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर भी आपके हीमोफीलिया बढ़ंता की तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए रंजकहीनता में बालों, त्वचा और आंखों का रंग मेलेनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए आपके बालों का रंग, आपकी त्वचा का रंग, आपकी आंखों का रंग जो डिसाइड होता है वो मेलेनिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है, जो आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेलेनिन ना बनने पर बालों, त्वचा तथा आंखों का रंग सफ़ेद हो जाता है। जिनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट की कमी होती है या फिर जिनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनता है, इसके कारण क्या होता है, बालों और त्वचा और आंखों का जो रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं, ठीक है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालों और त्वचा का रंग जो है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो मेलेनिन पिगमेंट, और किस रोग के, इसमें अगर वो बालों और त्वचा का रंग एकदम सफ़ेद है तो वो किस रोग से ग्रसित व्यक्ति है, तो रंजकहीनता, ठीक। यह एक आनुवांशिक रोग है और माता पिता दोनों के इस रोग से ग्रसित होने पर ये संतानों में पहुंचता है। अगर माता पिता दोनों इस रोग से ग्रसित हैं तो क्या होगा, आपके जो उनके बच्चे होंगे उनमें भी पहुंच जाएगा। इसको सामान्य अगर होता है तो उसको कैपिटल AA से लिखते हैं। अगर विषमयुग्मजी होता है तो एक कैपिटल एक स्मॉल a से लिखते हैं। अगर वो समयुग्मजी होता है तो यानी कि समयुग्मजी का मतलब डायरेक्ट रंजकहीनता उसके अंदर देखी जाएगी तो इसको स्मॉल a से लिखते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो इस तरीके से इस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रख लेना है। अब होता क्या, क्वेश्चन इसको देख लीजिए। विषमयुग्मजी स्त्री, देखिए क्या बात हो रही है, विषमयुग्मजी स्त्री तथा विषमयुग्मजी पुरुष की संतानों में रंजकहीनता का वंशागत या फिर रेखीय चित्र बनाइए, ऐसा भी आपसे बोर्ड में कह सकता है। विषमयुग्मजी स्त्री है, फिर एक देख लीजिए, यानी कि कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है।
विषम युग्मजी पुरुष यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए कोई अलग रेशियो नहीं होता है, जो कि रंजकहीनता हिमोबढ़ंता और हीमोफीलिया में होता था। तो हम एक तरफ लिखेंगे मादा, एक तरफ लिखेंगे नर, ठीक है, क्योंकि सिंबल सभी के लिए सेम होते हैं, ठीक है। जब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो देखेंगे कि कुछ तो हमारे नॉर्मल आएंगे, कुछ विषम युग्मजी आएंगे, कुछ रंजकहीनता से ग्रसित आएंगे। यानी कि यह क्या होगा, 25 यानी कि 25% नॉर्मल होंगे, 50% विषम युग्मजी होंगे और 25 यानी कि 25% आपके रंजकहीनता से ग्रसित होंगे। इस तरीके से यहाँ पर करना है, जो कि आपको करके दिखाया गया है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जिस तरीके से आपने अदर क्वेश्चन किए, ठीक है। अब इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और भी इसके जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए क्या होता है कि समयुग्मजी पुरुष तथा विषम युग्मजी स्त्री की संतानों में रंजकहीनता का वंशागत का रेखीय चित्र। यानी कि पुरुष क्या है, यानी कि स्मॉल है और स्त्री क्या है, कैपिटल और स्मॉल है, ठीक है। जब आप इनमें क्रॉस कराओगे, रिजल्ट इसका देखोगे तो क्या आएगा, कुछ विषम युग्मजी रहेंगे, 50% विषम युग्मजी और 50% समयुग्मजी। कब रहेंगे, जब पुरुष पूर्ण रूप से ग्रसित होगा, ठीक है। पुरुष जो होगा वो कैसा रहेगा, समयुग्मजी रहेगा, यानी कि एक तरीके से उसके पास पूर्ण रूप से रंजकहीनता से ग्रसित रहेगा, और स्त्री जो रहेगी वो विषम युग्मजी रहेगी, तो उसमें आप क्रॉस कराएंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, ये भी आप चाहें तो HW में कर सकते हैं, यहीं से छोड़ सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि समयुग्मजी स्त्री तथा समयुग्मजी पुरुष की, यानी कि स्त्री भी समयुग्मजी है, यानी कि स्त्री जो है उसमें भी कैपिटल ए, यानी कि जो बच्चों मादा है उसमें भी स्मॉल ए है, और समयुग्मजी पुरुष यानी कि उसमें भी आपका क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, यानी कि ये क्या रहा है हमारा पुरुष है, या आप इसको नर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फीमेल महिला लिख सकते हैं, पुरुष या महिला। अब बच्चों इसी के हम युग्मक बना लेंगे, जो कि हर एक जगह बनाते हैं, ए और ए रहेगा, ठीक है। इसके भी युग्मक बना लेंगे इस तरीके से, हम ए रहेगा और ए रहेगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप जब क्रॉस कराओगे, इसका क्रॉस कराएंगे सबसे पहले हम इसके साथ, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, दोनों स्मॉल ए आया, ठीक है। अब हमने इसी का एक बार किसके साथ कराया, इस वाले के साथ कराया, तभी हमारा रिजल्ट कैसा आया, स्मॉल ए आया, ठीक है। अब हमने इस वाले का इसके साथ कराया सबसे पहले, तभी हमारा रिजल्ट क्या है, स्मॉल ए आया। फिर हमने इसका किया, इसके साथ में करवाया, तभी हमारा रिजल्ट क्या आया है, स्मॉल ए आया। यानी कि सभी जो चारों हैं, ये चारों कैसे हैं बच्चों, समयुग्मजी हैं, समयुग्मजी होंगे, ठीक है। या फिर आप इसको कहते हैं रंजकहीनता, रंजकहीनता से ग्रसित, क्या कह सकते हैं आप कि रंजकहीनता से कैसे हैं तीनों, जो भी इसमें नर चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कैसे होंगे, रंजकहीनता से ग्रसित होंगे, या फिर आप कह सकते हो समयुग्मजी। तो ये रहा इसका रिजल्ट। तो आई होप बच्चों आपको आज जो भी मैंने 3 टॉपिक मोस्टली आपको पढ़ाए हैं और उनके कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, और मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक डलवा दूंगा, ताकि आप टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन हमारे पास सेंड कर सकें और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप कर देंगे कि सर हमसे नहीं बन रहा है, हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के दोनों क्वेश्चन आपके जो होमवर्क में दिए हैं इनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। 1 से 2 मिनट का काम रहेगा और आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।